हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने सेट 2012 का पेपर डिस्कस किया था, पेपर नंबर सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 2013 जिसका पेपर सेकंड है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2012 का पेपर थर्ड और उसके बाद हम करेंगे 2013 का पेपर थर्ड। तो आज हम देखते हैं 13 का पेपर सेकंड जिसके अंदर रियल एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सेट काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब क्या है, काउंटेबल यानी या तो वो एम्प्टी सेट हो और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और डीन्यूमरेबल होना चाहिए। डीन्यूमरेबल यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट। या तो एम्प्टी सेट हो वो भी मेरे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होता है और डीन्यूमरेबल यानी कि काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है वो भी काउंटेबल होता है। तो लास्ट क्लास में हमने काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन 0,1, यानी मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, रेशनल नंबर हैं 0,1 के बीच के सारे। तो इस टाइप का सेट है। और आप जानते हो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं पूरे आर में। ये तो आपके अंदर 0 से 1 के बीच के ही हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल ही हो जाएंगे, क्योंकि काउंटेबल सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल और सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है, मैं काउंटेबल सेट की बात करूं तो कोई भी एम्प्टी सेट या फाइनाइट सेट, इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्यू पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव, क्यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, काउंटेबल सेट है और ये वाले काउंटेबली इनफाइनाइट हैं। इसके अलावा मैं बात करूं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, ये सारे के सारे सेट क्या हैं आपके पास, काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल पूछा तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया डायरेक्ट। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, यूनिट इंटरवल 0,1। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी इंटरवल ए कोमा बी टाइप का या तो क्लोज हो या बाउंडेड हो या सेमी क्लोज या सेमी बाउंडेड हो, जहाँ पर ए बी के इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, उस केस में ये सारे के सारे इंटरवल हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर भी अनकाउंटेबल होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल सेट की तो मुख्यतः आर है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, आर माइनस कोई भी फाइनाइट सेट या आर माइनस कोई भी काउंटेबल सेट या इस टाइप के कोई भी इंटरवल हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट होते हैं। इस टाइप का या माइनस इन्फिनिटी टू ए टाइप का, यानी कोई भी अनबाउंडेड इंटरवल है वो भी हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, एक एस एन आपके पास एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है -n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन लिमिट सुपीरियर एस एन। क्या पूछा आपसे, एस एन आपके पास -n है तो आपसे पूछा है लिमिट सुपीरियर एस एन, ये इसको ऐसे लिखा जाता है लिम सुप एस एन। तो इसके बारे में लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर का हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं सीक्वेंस में लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर में, अगर उनको आपने अच्छे से देख लिया है तो ये क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसके अंदर क्या देखना है, फर्स्ट केस मेरे पास क्या है कि सीक्वेंस बाउंडेड भी हो सकती है और अनबाउंडेड भी हो सकती है। इफ एस एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, एस एन क्या आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपको क्या देखना है, लिमिट सुपीरियर के लिए तो मैं यहाँ पर एक्शन ले लेता हूँ कोई इन जनरल। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा। ये हम जानते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो अगर लिमिट पॉइंट एक ही है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, उस केस में लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर हैं वो सेम हो जाएंगे। अगर मेरे पास सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं तो उस केस में जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर बन जाएगा। और लिमिट इन्फीरियर की बात करूं
तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है वो आपका क्या बन जाएगा, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। सेकंड केस इसमें आता है अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड, सीक्वेंस अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो उस 3 टाइप से हो सकती है। इसके अंदर फर्स्ट क्या है, अनबाउंडेड अबो, अनबाउंडेड अबो बट बाउंडेड बिलो। एग्जाम्पल के लिए एन टाइप की सीक्वेंस हैज़ नो लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो उस केस में जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर है वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। हैज़ लिमिट पॉइंट, अगर ये लिमिट पॉइंट रखती है तो उस केस में जो लिमिट सुपीरियर है वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा और जो लिमिट इन्फीरियर है वो आपके पास क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। सेकंड इसमें आता है बी अनबाउंडेड, अनबाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबो, यानी अनबाउंडेड बिलो, नीचे से तो अनबाउंडेड है बट ऊपर से बाउंडेड अबो है। तो इसमें भी 2 केस बनेंगे, हैज़ नो लिमिट पॉइंट यानी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता, सेकंड बन जाएगा हैज़ नो लिमिट पॉइंट, सेकंड बन जाएगा इसमें भी सेकंड हैज़ लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट रखता है तो क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं रखता तो क्या होगा, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो उस केस में जो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, ये लिमिट सुपीरियर है ये लिमिट इन्फीरियर है, ये दोनों ही माइनस इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर लिमिट पॉइंट है तो लिमिट सुपीरियर तो बन जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट और जो लिमिट इन्फीरियर है वो आपके पास बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और थर्ड केस इसमें बच जाता है कि अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबो दोनों ही हो, यानी मेरे पास जो ओसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस होती है कि दोनों ही अनबाउंडेड है, यानी अनबाउंडेड अबो भी है और अनबाउंडेड बिलो भी है, तो उस केस में लिमिट सुपीरियर है वो तो प्लस इन्फिनिटी होगा और जो लिमिट इन्फीरियर है वो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से देख लिए हैं तो आपका लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा और बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसके अंदर अनबाउंडेड बिलो है, तो अनबाउंडेड बिलो है, लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं है, हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो सुपीरियर पूछे या लिमिट इन्फीरियर पूछे क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाय डेफिनेशन है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है प्रोसेस, हालांकि उससे भी क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है, अज्यूम रोल थ्योरम्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल है -π/2 से +π/2, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 देन वैल्यू ऑफ सी। क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स है, ये रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो हमें बताना है एक इसके बीच में सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं एक चीज़ कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, रोल थ्योरम कब संतुष्ट करता है, एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूस हो जाए क्लोज इंटरवल a, b में, सेकंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल a, b में, और थर्ड चीज़ है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट सी बिलोंग्स टू a, b सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में कॉन्टीन्यूस है, ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल है, एंड a और b पर यानी एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तो हमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट c मिल जाएगा ओपन इंटरवल a, b में जहाँ पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपके पास फंक्शन है, मैं बात करूँ ज्योमेट्रिकली, तो कोई भी फंक्शन या तो इस टाइप से हो सकता है, कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है, यानी कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा। ए और बी पर क्या होने चाहिए, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या वो फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है या वो फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई सी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है
उसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो एक्स एक्स के पैरेलल आ जाएगी। हम बात करें फर्स्ट केस में तो ये लाइन हो जाएगी, सेकंड केस में ये वाली है, थर्ड केस में 1 2 3 भी खींच सकते। तो इस प्रकार कोई भी फंक्शन जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसके ग्राफ खींचे तो उन बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर मिल जाएगा जिस पर टेंजेंट है वो एक्स एक्स के पैरेलल हो। तो ये है रोल थ्योरम का ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो यहाँ पर हम बात करें एफ एक्स क्या गिवन है, कोस एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो एफ डैश सी यानी कि साइन ऑफ सी इक्वल्स टू 0। तो सी का मान 0, -π/2 से +π/2 का मान अंदर कितना होगा 0, यानी सी का मान जब 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस कोस एक्स के डेरिवेटिव का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, सपोज एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a, b and p be the partition of closed interval a, b if the refinement of p is p star। तो ये क्वेश्चन है वो रिमान इंटीग्रेशन का है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिमान इंटीग्रेशन की बात हमेशा ही क्लोज और बाउंडेड इंटरवल a, b पर की जाती है। कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए। दूसरी चीज़ वहाँ पर अपने पास काम आता पार्टीशन। तो सबसे पहले पार्टीशन होता क्या है, अगर क्लोज इंटरवल a, b का पार्टीशन का मतलब क्या है, एक कलेक्शन होता है फाइनाइट पॉइंट का। इसके अंदर पॉइंट है मेरे पास a बराबर x0, x1, x2 डॉट 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 xn बराबर b, यानी आपके पास एक कलेक्शन होता है फाइनाइट पॉइंट का और वो पॉइंट एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो सारे के सारे पॉइंट हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हों स्ट्रिक्टली, यानी x0 लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट 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 xn। तो इन पॉइंट का कलेक्शन अगर इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये कलेक्शन क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है इस सेट क्लोज इंटरवल a, b। दूसरा यहाँ पर एक नाम आया है रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट क्या होता है, तो इस क्लोज इंटरवल a, b के आप कितने पार्टीशन बना सकते हो, इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो। क्या करना है, इन पॉइंट को चेंज ही करना है आपको। एग्जाम्पल के लिए 1 से 5 बीच में कोई भी आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, तो एक अगर मैं बात करूं पार्टीशन P1 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। P2 की बात करूं तो 1 3 5। P3 की बात करूं तो 1 4 5। P4 की बात करूं तो 1 3/2 2 5/2 डॉट यहाँ पे मेरे पास 5। तो आप चाहो तो इनफाइनाइटली पार्टीशन बना सकते हो, किसी भी क्लोज बाउंडेड इंटरवल के इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशन हो सकते। तो अब हम बात करें रिफाइनमेंट की, तो P अगर P स्टार का सबसेट है, P अगर P स्टार का सबसेट है देन P स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ P। तो जो सुपर सेट बनता है ना ये रिफाइनमेंट कहलाता है P का। तो यहाँ पर हम बात करें तो P1 है वो P2 का भी रिफाइनमेंट है, P3 का भी रिफाइनमेंट है, बट P4 का रिफाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पर P स्टार है वो P का रिफाइनमेंट कहलाता। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है। हम एक डिस्कस करेंगे जो रिमान इंटीग्रेबल है उस पर 2 वीडियो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है क्या, कि P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P स्टार अगर P का रिफाइनमेंट है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल a, b पर, एफ का सुप्रीमम है वो कैपिटल M है और इन्फीमम है एफ का वो मेरे पास सिंबल में। P मेरे पास कोई भी एक पार्टीशन है और P स्टार उसका क्या है, रिफाइनमेंट। तो उस केस में जो आपसे पूछा जाता है कि लोअर सम एफ का विद पार्टीशन P है वो लेस देन इक्वल होगा लोअर सम ऑफ P स्टार एफ, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू अपर सम ऑफ P स्टार एफ, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू U ऑफ P स्टार एफ, दिस इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू M ऑफ B माइनस A और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ये स्मॉल m है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू M ऑफ B माइनस। तो अगर आपको ये वाला ध्यान में रहता है तो
इससे आप काफ़ी क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर सकते हो। एक जो हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इस पे, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से कवर कर दी जाएगी बाई ग्राफ से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टीशन का पी, मेरे पास कोई भी पार्टीशन है उसका अगर रिफाइनमेंट है तो उसका रिफाइनमेंट है वो बीच में रहेगा। इतना ध्यान रखना कि बीच में रहेगा, यानी लोअर सम है एफ पी का उससे ज़्यादा होगा लोअर सम, और अपर सम है ये पी आएगा, सॉरी यहाँ पर पी होगा। जो रिफाइनमेंट का जो अपर सम है जो मेन पार्टीशन है उससे कम रहेगा। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में है तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो आपको बताना कौन सा सही। ये पूछा कि पी स्टार का लोअर सम है वो बड़ा होगा, सही है, बट अपर सम बड़ा हो, ये गलत बात, तो दिस इज़ रॉन्ग। इसमें पूछा है, बताया है कि पी स्टार पार्टीशन का लोअर सम है वो छोटा होगा, नहीं होगा, ये तो बड़ा होगा। थर्ड में छोटा होगा, ये भी गलत है। जो रिफाइनमेंट का लोअर सम है वो ज़्यादा होगा, बिल्कुल, और रिफाइनमेंट का अपर सम है वो छोटा होगा, तो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान है रीमान इंटीग्रेशन की, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछो आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। क्या गिवन है कि एफ इज जो बाउंडेड वेरिएशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड सी कोई भी एक एलिमेंट है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। एक प्रॉपर्टी है वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि सी कोई भी पॉइंट हो, तो अगर आपको निकालना है, ये अलग अलग डिनोट करने का तरीका है, कई बार कैसे कर सकते हैं, कई बार कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ये है ए कोमा बी दिस इज इक्वल्स टू होता है बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए टू सी प्लस बाउंडेड वेरिएशन ऑफ सी टू, तो ये इक्वल होता है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट ही ध्यान में रखना है एक रिजल्ट के तौर पर। तो ऑप्शन सी है वो इसमें, यानी ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथ ही रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो बीच में कोई भी पॉइंट सी है ओपन इंटरवल ए कोमा बी का, तो ए से सी और सी से बी में इन दोनों का बाउंडेड वेरिएशन का सम करेंगे तो जो टोटल ए से बी के में जो बाउंडेड वेरिएशन है उसके इक्वल आ जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन टू वेरिएबल द कॉन्टिन्यूटी इज। डिफरेंशिएबल फंक्शन है कोई टू वेरिएबल का, तो आपको बताना कॉन्टिन्यूटी उसके लिए क्या है, ओनली नेसेसरी कंडीशन, ओनली सफिशिएंट कंडीशन, बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नन ऑफ दिस। तो हम बात करें कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए क्या रखें। पहले मेरे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते थे नेसेसरी और जो सफिशिएंट कंडीशन है, तो उसके लिए मैंने जब ध्यान में रखा उस किस प्रकार ध्यान रखा कि आपको ध्यान रखना P इम्प्लाइज Q, यानी P कोई स्टेटमेंट है, Q दूसरा स्टेटमेंट है। अगर P Q को इम्प्लाइज करता है तो Q है वो नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, और जो P है वो सफिशिएंट कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि डिफरेंशिएबिलिटी, आप सभी जानते हो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करता है, किसको इंप्लाई करता है, कॉन्टिन्यूटी को। यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का ही कॉन्टिन्यूस होगा। तो यानी कॉन्टिन्यूटी है वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी की, यानी डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो पक्का ही कॉन्टिन्यूस होगा। P का सत्य होना किसको बताता है, इसकी नेसेसिटी को बताता है। यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पक्का ही वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी है वो नेसेसरी कंडीशन है, जबकि कॉन्टिन्यूटी के लिए जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो सफिशिएंट कंडीशन है। अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूस है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन होगी और ये नेसेसरी कंडीशन होगी। तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो, कई बार कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे पूछा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल द कॉन्टिन्यूटी इज, कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, ओनली द नेसेसरी कंडीशन। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्केल इन वेरियस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इज। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास डी एक्स वाई कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो अगर हम x को अल्फ़ा x और y को अल्फ़ा y से रिप्लेस कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, तो आप सभी जानते हो कि मोड के साथ बाहर आ जाएगा d ऑफ एक्स वाई। क्यों,
क्योंकि अगर मोड नहीं लगाएंगे तो इसका मान क्या आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे मैं डी एक्स वाई एक यूजुअल मैट्रिक के अंदर डिफाइन करता हूँ एक्स माइनस वाई, आर के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगी, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। अब मैं क्या करता हूँ, -2x - 2y से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास कितना आएगा, -2x - 2y। अगर मुझे यहाँ से कॉमन लेना है तो मोड का 2 कॉमन आएगा, x - y, दिस इज इक्वल्स टू mod 2 dxy। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, मोड नहीं लगाएंगे तो ये तो हम जानते हैं कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है और ये नेगेटिव हो जाएगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो यानी जब भी जो अल्फ़ा बार आएगा वो मोड के साइन के साथ बार आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑफ अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई। यहाँ पे ये वाला तो मैट्रिक भी नहीं होगा, फर्स्ट। सेकंड है ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, और ये पूछा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन फोर्थ है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा के हैं, तो उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके पास 2013 का पेपर सेकंड, जिसके अंतर्गत रियल में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट 2012 का जो पेपर थर्ड है उसको डिस्कस करते हैं।